ये इधर से अफरेंट आ रहा है, ये कैपिलरी बना रहा है और इधर से इफरेंट जा रहा है। अफरेंट क्या होता है? थिक होता है, इफरेंट थिन होता है। यहाँ पर इस तरह से विसरल एपिथेलियम और यहाँ पर से पेराइटल एपिथेलियम, ये दोनों से क्या बनता है? ये बन जाएगा ग्लोमुलर्स और ये बन जाएगा वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हमारा होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ब्रश बॉर्डर होते हैं। उसके बाद इस तरह से स्टार्ट होता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर इस तरह से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले थोड़ा ठीक हो जाता है आगे जाके, और फिर ये बन जाता है DCT और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस तरह से इसका मेनली स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अफरेंट आर्टरियोल वाइड होता है और इफरेंट आर्टरियोल नैरो होता है। जो ग्लोमुलर्स होता है ना, उसको कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ना, मेनली दो तरह का होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहने का क्या मतलब है? आपको पता है हमारे जो किडनी होते हैं ना, उसमें एक आउटर होता है, उसको कॉर्टिकल कहते हैं, और जो इनर होता है उसको मेडुलरी कहते हैं। तो कुछ जो होता है ना नेफ्रॉन, जिसका मैक्सिमम पार्ट कॉर्टिकल रीजन में होता है, कुछ नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे होता है? मेडुलरी, मतलब जंक्शन पे होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है? तो इसका जो ग्लोमुलस है ना, वो अपर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स में रहेगा, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका जो ग्लोमुलस है वो नियर द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला रहेगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होता है, और जो हमारा ये जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन है वो सिर्फ 15% होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो ग्लोमुलाई का साइज होता है वो स्मॉल होता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का ग्लोमुलाई का साइज बड़ा होता है। मेनली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो स्मॉल होगा मेडुला में, लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी में लॉन्ग होगा। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में थिक होगा, लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में थिन होगा। इफरेंट आर्टरियोल लार्ज डायमीटर होता है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, लेकिन इफरेंट आर्टरियोल स्मॉल डायमीटर का होता है और फॉर्म करता है वासा रेक्टा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में। फिल्ट्रेशन रेट कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्लो होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का हाई होता है। जो मेजर फंक्शन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का वो होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका मेजर फंक्शन होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म को मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो किडनी है ना, इसमें देखिए आपको बताए थे ये हमारा किडनी है, ये हो गया क्या, ये हो गया कॉर्टिकल रीजन, ये इस तरह से पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड के बीच में भी कहे थे कि हमारा ये वाला पार्ट क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स जो पिरामिड के बीच में पाया जाता है उसको रीनल कॉलम ऑफ बर्तीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल, RENA, रीनल कॉलम ऑफ बर्तीनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो अगर आर्टरी में, तो रीनल आर्टरी से वो जाता है सिगमेंटल आर्टरी, सिगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर आर्कुरेट आर्टरी, फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, और फिर अफरेंट आर्टरियोल से निकल जाता है। फिर ये ग्लोमुलस में इफरेंट आर्टरियोल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है। उसके बाद वेन्यूल्स बनाएंगे, फिर कॉर्टिकल रेडिएट वेन बनाएंगे, फिर आर्कुरेट वेन बनाएंगे, फिर इंटरलोबुलर वेन बनाएंगे, और फिर रीनल वेनुअल, और उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन आउट कर देते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी है।
यूरिनी, क्या नाम है, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स फिश का नाम है। ये फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है और ये इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, जो बचपन में हो गया फर्दर इसका नहीं होता है, इसलिए इसका नंबर तो बढ़ कभी नहीं सकता, लेकिन हाँ किसी इंजरी सब के कारण इसका नंबर ज़रूर घट सकता है। तो अगर कोई पूछे नेफ्रॉन का लेंथ कितना होता है, तो नेफ्रॉन का लेंथ 45 से 65 mm होता है। PCT 15 mm का होता है, LOS 15 से 25 mm का होता है, DCT 5 mm का होता है और CT 15 mm का होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया हमारा, DCT। अब ये जो नेफ्रॉन है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो हमारा नेफ्रॉन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो हो जाएगा रीनल कैप्सूल्स, जिसको हम मालफिजियन भी कहते हैं, और रीनल कैप्सूल का दूसरा नाम पिग्मालियन कैप्सूल है। चलिए लिखते हैं, रीनल कैप्सूल, इसका दूसरा नाम मालफिजियन है, या जिसका दूसरा नाम पिग्मालियन कैप्सूल है। इसके अंदर आता कौन कौन सा है, तो इसके अंदर आता है हमारा ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। और रीनस ट्यूब्यूल्स के अंदर जितने भी ट्यूब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट सब आते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन जानते हैं। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, PCT, उसका मेन काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं। ग्लूकोज तो 100% चला जाता है। ठीक है, रीनल कैप्सूल्स का मेन काम होता है फिल्टरेशन करना। क्या होता है काम, फिल्टरेशन करना। जो डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, उसका काम होता है सेक्रिएशन ऑफ आयन, एसिड, ड्रग एंड टॉक्सिन। और वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सोडियम आयन का और कैल्शियम आयन का। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, तो ये भी वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और सेक्रीट करता है, ये सेक्रीट और रीअब्जॉर्ब दोनों करता है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में ये बात कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसी को बाहर निकालने के लिए इतने सारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसमें होता क्या है, तो एक तरफ अमोनिया होता है। ये अमोनिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसी को बाहर निकालने के लिए मेनली लीवर हमारा प्रयास करता है। यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बनाता है, फिर ये बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, मेनली 3 तरह का नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। एक कहलाता है अमोनिया, NH3। ये क्या होता है ना, हाईली टॉक्सिक होता है और इसको निकालने के लिए बहुत सारे पानी चाहिए। तो अब एक अमोनिया को निकालने के लिए बहुत सारा पानी तो बर्बाद नहीं कर सकता है, तो ये वही लोग कर सकते हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये जो अमोनिया निकालते हैं डायरेक्ट, वो निकाला जाता है फिश के द्वारा। इनके पास तो पानी ही पानी है। ठीक है, इसलिए फिश जो है ना अमोनोतेलिक कहलाते हैं और इनमें अमोनोतेलिज्म प्रोसेस चलता है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं यूरिया। ये मेनली मैमल्स के लिए बना हुआ है। ये लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से और इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो मैमल्स या जो इंसान या जो जानवर यूरिया निकालता है उसको यूरोतेलिक कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है यूरिक एसिड। इसमें सबसे कम पानी चाहिए और ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। जो एनिमल यूरिक एसिड निकालते हैं उसको यूरिकोतेलिक एनिमल कहा जाता है और ये पेस्ट की तरह निकलता है, जो बर्ड और रेप्टाइल्स में देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा हिस्टोपैथोलॉजी की। तो जो हमारा ब्रश बॉर्डर होता है, क्या ये प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है, वो बना होता है ब्रश बॉर्डर ऑफ क्यूबाइडल इपिथेलियम का। ठीक है,
जो हमारा ये लूप ऑफ हेनले है वो बनता है स्क्वामस एपिथेलियम से। जो DCT है वो बनता है सिंपल क्यूबॉइडल से। तो इसका हिस्टोपैथोलॉजी भी हो गया। अब ये भाषा रेखता क्या होता है? तो जैसे कि हमारा मान लीजिए कि ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के चारों तरफ ब्लड वेसल्स के कैपिलरी बने हुए रहते हैं, जिसके द्वारा मेनली ये एक्सचेंज होता है। यही ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज को हम भाषा रेखता कहते हैं। ये मेनली क्या में काम करता है? तो ये काउंटर करेंट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। आगे वीडियो पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, इसमें मेनली 3 प्रोसेस चलता है। कौन कौन सा? द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सेक्रिएशन। 3 प्रोसेस चलता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड होता है या डाइल्यूट होता है, कैसे पता चलता है? तो समझ लीजिए 2 इंसान हैं, ठीक है। एक इंसान ऐसा जगह पे रहता है जहाँ पे उसके बहुत पानी पीना पड़ता है, और दूसरा इंसान ऐसा है जहाँ पे उसके पास पानी है ही नहीं, ना के बराबर है। तो जैसे कि वो डिजर्ट एरिया में रहता है, ठीक है। तो किसका यूरिन कैसा निकलेगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले नॉर्मल ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या होता है? तो 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। अब मान लीजिए कोई आदमी बहुत पानी पी रहा है, ठीक है, तो उससे यूरिन आप देखते होंगे बहुत यूरिन निकलता है, और यूरिन का कलर भी क्या रहता है? वाइट रहता है। तो ऐसा होता क्यों है? जब हम बहुत पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, जिसके कारण वो डाइल्यूटेड हो जाता है और वो हाइपोस्मोलर हो जाता है। अब हाइपोस्मोलर कहने का क्या मतलब है? हाइपोस्मोलर, ये समझ लीजिए। हाइपो रहेगा, ऑस्मोलर मतलब कि पानी में जो सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट कहने का क्या मतलब है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कम है। और हाइपर ऑस्मोलर कहने का क्या मतलब है? कि जो पानी है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। ऐसा क्यों कहा? देखिए यहाँ पर जो होता है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एक दिन में एक आदमी टोटल वेस्ट प्रोडक्ट कितना बना रहा है? 500 बना रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो जो ज़्यादा पानी पी रहा है वो 500 ही वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वाटर ज़्यादा निकलता है, तो जिसके कारण ये वेस्ट प्रोडक्ट कम लगता है। और वही जो कम पानी पीते हैं उनमें क्या होता है? पानी भी कम हो जाता है, उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है? सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पीला दिखता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम बेस्ट कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपके पास आधा किलो चीनी है, ठीक है, उसको आप 2 लीटर पानी में डालिए, उसको टेस्ट कीजिए, आपको बहुत नमकीन लगेगा। वही सेम आधा केजी चीनी आप 5 लीटर पानी में डालिए, टेस्ट पता चलेगा? सॉल्यूट तो सेम है। तो जो ये 2 लीटर वाला पानी है उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर ऑस्मोलर। और जो ये 5 लीटर वाला पानी है उसको हम कहेंगे हाइपो ऑस्मोलर। आपको लगता है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा ये बातें? तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनके बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड आता है, और उनके बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड डाइलेटेड हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। उनमें ब्लड में क्या हो जाएगा? हाइपो ऑस्मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वही अगर कोई कम पानी पिएगा, ठीक है, लेस वाटर पिएगा, तो उनमें कंसंट्रेटेड होंगे। कैसा यूरिन होगा? कंसंट्रेटेड, क्योंकि उनमें हाइपर ऑस्मोलर होता है और लेस वाटर निकलते हैं, लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूरिन के ऑस्मोलरिटी से, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये जो मैकेनिज्म है ये डिपेंड किस पे रहता है? मेनली ये डिपेंड होता है पहला हाइपर स्मॉलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल पे। क्या पे? हाइपर स्मॉलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे। इसको हम दूसरे में कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोलर रेडिएंट भी कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन होता है कि ये कैसे प्रोड्यूस करता है यूरिन। तो पहला तो काउंटर करेंट से, ठीक है, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर से। अब काउंटर करेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ये सब बताऊंगी। पहला डिपेंड होता है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर पे और दूसरा यूरिया रिसाइकलिंग पे। ठीक है, किस पे? यूरिया रिसाइकलिंग पे, जो कैसे किया जाता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम के द्वारा किया जाता है। अभी जो यूरिन फॉर्मेशन है ये मेंटेन कैसे करते हैं? तो ये मेंटेन मेनली भाषा रेखता के द्वारा किया जाता है। भाषा रेखता क्या है? तो लूप करेंट एक्सचेंजर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ जानने वाली बात है। एक कहलाता है क्या? तो काउंटर करेंट एक्सचेंजर और दूसरा कहलाता है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। क्यों कहलाता है ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन किसको कहते हैं? एक्सचेंजर में आ जाएगा हमारा भाषा रेखता और मल्टीप्लायर में आ जाएगा हमारा लूप ऑफ हेनली। और दूसरा किसके कारण ये मेंटेन होता है या इसका मैकेनिज्म चलता है? द रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो सबसे पहले देखते हैं जो किडनी है ना वो कैसे हाइपर ऑस्मोलरिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये पिक्चर पहले अच्छे से समझ लीजिए तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, इसमें कितना माना था हमने? ऐसे 290 होता है लेकिन माना 300 है। तो ये पूरी 300 के 300 हमारा ग्लोमुलर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा ग्लोमुलस है वो परमिएबल होता है आयन और वाटर दोनों के लिए इक्वली होता है। ठीक है, यहाँ से मेनली फिर ये जाएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जिसमें ब्लश बॉर्डर कॉल्यूमनल इपिथेलियम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लूकोज का तो 100% हो जाता है। आप ही समझिए ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए तो पूरा दुनिया लड़ रहा है और उसी को कोई खोना चाहेगा नहीं ना। इसलिए 100% ग्लूकोज मेनली रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ये पेलिट्यूबुलर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 65% सोडियम, 65% वाटर, 65% क्लोरीन, 90% बाइकार्बोनेट और अमाइनो एसिड 100%। मतलब दो चीज़ 100% होता है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा अमाइनो एसिड। इसका क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन 100% हो जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसमें जितना आता है उतना ही जाता है। मतलब कि अगर आप कह सकते हैं कि इसमें से तो सोडियम सब निकल गया तो जितना आयंस बाहर निकलते हैं उतना ही H2O निकलता है। तो यहाँ तक क्या होता है? मेंटेन रहता है 300 ऑस्मोल्स। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मानिए यहाँ ये जो होता है ये जो नीचे वाला कौन सा है? ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है वाटर का, तो इससे क्या होते हैं? बहुत सारे वाटर निकल जाते हैं। तो इसमें होता कैसे? ये 300 है तो यहाँ पे 400, 500, 600, 700, 800, ये लास्ट में लूप ऑफ हेनले में आते आते 1200 स्मॉल हो जाता है, मिली स्मॉल। ये 1200 ही लास्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब ये क्या करेगा? तो ये फिर ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो थिक पाथ स्टार्ट होता है। याद रखिएगा ये जो असेंडिंग पाथ है ये परमिएबल होता है किसके लिए? आयंस के लिए, और इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो यहाँ से आयंस निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से 1200 है तो 1200 से कम होते जाएगा क्योंकि आयंस निकल रहे हैं। तो समझ लीजिए 1700, यहाँ पर आते आते 300 हो जाते हैं। 300 से भी कम 150 या 180 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ये डिसेंडिंग है वो परमिएबल टू वाटर होता है, असेंडिंग जो होता है परमिएबल टू आयंस होते हैं।
अब ये जो कॉर्टिकल डायल्यूट ये कॉर्टिकल रीजन में आ जाएगा, तो वो वहाँ पे मेनली ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर ADH आता है। ADH पे डिपेंड करता है कि परमेबिलिटी किसका होगा। ठीक है, देखिए एज्यूम कीजिए कि ऑस्मोलरिटी कितना है, 300 का है। फ्लूइड फिल्टर कितना होगा, 300 मिलीस्मोल पर लीटर होगा। तब PCT में मेनली बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, H2O रीऑब्जर्व हो जाता है। इसलिए आप फिल्टर फ्लूइड को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड कहते हैं। जब तक वो ग्लोमरुलस में है तब तक वो फिल्टर फ्लूइड है। एक बार जब PCT से गुजरने लगा तो वो ट्यूबुलर फ्लूइड कहलाया जाएगा। PCT में मेनली ऑस्मोलरिटी मेंटेन होता है, क्योंकि जो इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट रीऑब्जर्व होते हैं। कैसे होते हैं, तब पहला सोडियम पोटेशियम एटीपेज थ्रोइंग क्या करता है, सोडियम को बाहर निकाल देता है, लेकिन अभी भी वो एक्यूमुलेट रखता है पोटेशियम को। ठीक है, ये जो असेंडिंग पाथ होता है ट्यूबुलर लूप का, वो मेनली हाइपर ऑस्मोलर होता है। हाइपर ऑस्मोलर होता है। हाइपर ऑस्मोलर कहने का क्या मतलब है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। और डिसेंडिंग पाथ जो है वो लूज वाटर करता है, इसलिए प्रोवाइड करता है स्मॉलर फ्लूइड टू असेंडिंग पाथ, जिसके कारण ये हाइपर ऑस्मोलर इंटरस्टिशियल मिलता है। ठीक है, अब जो ट्यूबुलर DCT है वो होता है हाइपो ऑस्मोलर। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर 1200 हो गया। ठीक है, तो ये 1200 क्या है, सल्यूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, आयंस तो बाहर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि परमेबल तो आयन होता है। तब ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, हाइपो ऑस्मोलर हो जाएगा। तो हाइपर और हाइपर ऑस्मोलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला एक पिक्चर से सिंपल से बताती हूँ। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में 300 आते हैं। ठीक है, ये मेंटेन रहता है, जैसे कि यहाँ पर 300, 400, 800, 800, 1200 इस तरह से मेंटेन रहता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 300 है। ठीक है, अब बाहर में कितना है, तो मान लीजिए 400 है, तो वो वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ताकि वो मेंटेन कर सके 400 400। फिर अंदर में थोड़ा नीचे आएगा तो देखिएगा अरे बाहर में तो 500 है, तो वाटर फिर से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से मेनली मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 300 है, बाहर में 1200 है, तो अरे बाहर में 1200 है, मेरे में 300 ही है, तो क्या हो जाएंगे, तो आयंस बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से मेनली काम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में। अब कुछ समझने वाली बातें है, जैसे कि बोमन्स कैप्सूल है ना, वो किडनी में पाया जाता है। बोमन्स मेम्ब्रेन कॉर्निया में पाया जाता है। बोमन्स ग्लैंड नोज में पाया जाता है। तो ये सब समझने की बातें हैं। अगर कोई पूछेंगे एक दिन में कितना यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर। PCT में कैसे होते हैं, तब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल होते हैं। नेफ्रीन किसको कहते हैं, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन फैट होता है ना, उसी को नेफ्रीन कहते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, लेकिन एक्सक्रीशन किडनी से होता है। ठीक है, अब आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को समझते हैं, क्योंकि ये जो मेंटेन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ही होता है। अब ये रेट होता क्या है, तो कितना आयंस या वाटर फिल्टर हुआ है। मेनली 1 मिनट में 125 ml होता है। एक दिन में 180 लीटर होता है। 180 लीटर जितना अगर फिल्टर हुआ, अगर उतना सारा एक्सक्रीट हो जाएगा, तो इंसान को समझिए 180 लीटर यूरिन हर दिन कितना पानी का लॉस होगा। इसी को बचाने के लिए मेनली ये आगे का प्रोसेस होता है। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है ना, वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। इसमें 3 तरह का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में। अब ये जैसे कि देखिए, ये हमारा कैपिलरीज है और ये हमारा ये ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ से यहाँ मेनली ब्लड जाता कैसे है, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि प्रेशर से जाता है। सबसे पहले जो होगा वो प्रेशर वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
अब ये क्या है, जैसे कि आपको पता है अफरेंट आर्टरियोल क्या होता है, थिक होता है और इफरेंट थीन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड का आएगा तो तेज़ी से लेकिन जाएगा धीरे धीरे से, तब तक तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसके कारण क्या होता है, मेनली फिल्टरेशन होते हैं। तो वो कितना होता है, 60 mmHg। दूसरा क्या है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब कुछ वाटर तो ये कैप्सूल में भी होंगे, तो इसके कारण भी क्या होता है, प्रेशर लगता है। वो कितना होता है, 20 mmHg। तीसरा जो होता है ना, वो होता है ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मेनली प्रोटीन के कारण लगता है, तो वो कितना होता है, 30 mmHg। अगर कोई पूछे ऑस्मोलाइट क्या होता है, तो औसत चीज़ जो वाटर के साथ इजीली जा सके, प्रोटीन, ग्लूकोज, आयंस। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, तो जो प्रेशर मेनली क्या हो रहा है, तो ग्लोमरुलस के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें देखिए क्या है, एक प्रेशर क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है, बाकी दो प्रेशर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें से जो दो प्रेशर ऊपर जा रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो जैसे ऊपर से नीचे कौन सा आया, ग्लोमुलर ब्लड हाइपोस्टैटिक प्रेशर आया, वो 60 था। फिर उसमें नीचे से दो फोर्स लगाया जा रहा था, कौन कौन सा, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 mmHg हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्लाज्मा जो फिल्टर होता है 1 मिनट में और टोटल प्लाज्मा इंटर होता है किडनी में 1 मिनट में, उसको डिवाइड कर दें, कितना होता है, तो टोटल प्लाज्मा फिल्टर 1 मिनट में कितना हुआ, तो 125 ml। और टोटल ब्लड कितना होता है, तो टोटल ब्लड होता है 1100 से 1200। उसमें क्या कह रहा है, तो टोटल प्लाज्मा इंटर इन द किडनी इन द 1 मिनट। तो आपको पता है आरबी से जो ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होते हैं, 45% सेल होते हैं, तो सिर्फ 55% को ही डिवाइड करना है। तो 55% कितना होगा, तो 600 ml आएगा। तो अप्रॉक्स 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखने को मिलता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन तो पहले ही बताया था कि जो डिसेंडिंग है वो परमिएबल होगा ये वाटर का, और जो असेंडिंग है वो परमिएबल होता है आयंस का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रिएशन किसको कहाँ पे होता है, तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किस के द्वारा होता है, तो वो होता है प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक है। उसमें 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है। आयंस और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पे आइसोमोरलिटी मेंटेन रहता है, कहाँ पे, पीसीटी में, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है और सेक्रिएशन किसका होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन होता है मेनली H2O, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट, पीएच ऑफ द ब्लड। सेक्रिएशन तो ये सेक्रिएशन में मेनली पोटेशियम, ये हाइड्रोजन और अमोनिया का होता है। कैसे, तो एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब कौन कौन सा फैक्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है, तब पहला, अगर अफरेंट आर्टरियोल रिलैक्स करेगा और इफरेंट आर्टरियोल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बीपी बढ़ता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। जब बीपी बढ़ता है तो कैल्शियम चैनल जो सेंसिटिव होता है प्रेशर का, वो क्या करता है, जो मसल चारों तरफ होता है आर्टरियोल को, उसको ओपन कर देता है, जिसके कारण स्ट्रेच होता है अफरेंट आर्टरियोल, और जिसके कारण कैल्शियम जो है वो इंटर करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल देखने को मिलता है। वहीं जब बीपी कम होता है तो नेट फिल्ट्रेशन रेट कम जाता है, जिसके कारण नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम जाता है, जिसके कारण रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जो डीसीटी है वहाँ पे मैकुला डेंसा होता है, वो सेंस करता है लो सोडियम को, उसके बाद वो मैकुला डेंसा सिग्नल भेजता है जेजी सेल को
जेजी सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे वो सिग्नल भेजता है। उसके बाद जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, जो लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजेन आता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के थ्रू लंग में जाता है, वहाँ पे एसी कन्वर्टर रहता है, उसके थ्रू ये एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, तो इसका दो काम है। ये स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करेगा, जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ये अल्दोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, जिसके कारण एडिनाइलेज साइक्लेज बढ़ जाता है, जो सीटी और डीसीटी पे एक्ट करता है। एडीसी भी एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो ब्रेन के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, ये भी एक्ट करता है डीसीटी और सीटी पे। लेकिन ये क्या करता है, जब पानी की कमी होती है तभी ये एक्टिवेट होता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। कैसे करता है, तो एक्वाफोरिन्स के द्वारा। मतलब जब बीपी कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, तब मैकुला डेंसा क्या होगा, एक्टिवेट होगा। वो रेनिन को सेक्रेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलेगा, एंजियोटेंसिन 2 में लंग में जाके कन्वर्ट होता है और वो वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। एक और होता है एंटी न्यूरेटिक फैक्टर, नेट्रिएटिक फैक्टर, जो वैसोडाइलेटर है। ये कब होता है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तब ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट किया जाता है हार्ट के द्वारा, जो सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है यूरिन में, और जिसके कारण यूरिन वॉल्यूम मेंटेन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो पीसीटी है वो परमिएबल होता है आयंस का, डीसीटी परमिएबल होता है वाटर का। जो पीसीटी और ग्लोमेरुल्स है ना, वो परमिएबल होता है आयन और वाटर दोनों के लिए, लेकिन जो डीसीटी है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है, आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है, इसलिए इसको कंसंट्रेटिंग लिम्ब कहते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले है, इसका दो पार्ट होता है, एक तो ये असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में भी एक थिक पाथ होता है, एक थिन पाथ होता है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होता है आयंस का। जो थिन पाथ होता है इसमें क्या होता है, तो ये इसमें पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है आयन का, लेकिन थिक पाथ होता है उसमें एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए इसको डाइल्यूटिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मान लीजिए कि आप कम पानी पिए तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा डीसीटी और सीटी में। अगर आप कम पानी पीते हैं तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये एडीएच वर्क करता है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे और ज़्यादा परमिएबल बनाता है वाटर का। इसका मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन में लेस यूरिन का मौत होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस पे किसका सेक्रिएशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी पे तो पहले ही बता दिए थे कि सोडियम, वाटर, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट, आयन, ये सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेक्रिएशन किसका होता है, तो H+ K+ और अमोनिया का। डीसीटी पे रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, सोडियम, उसके बाद वाटर, बाइकार्बोनेट, सिर्फ 20% होता है। और सेक्रिएशन तो वही सेम चीज़। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में तो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और क्या होता है, सेक्रिएशन होता है हाइड्रोजन आयन का। मल्टीप्लायर में बताए थे कि क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है तो ऑस्मोमोलरिटी बढ़ते जाता है, मतलब कि वो हाइपर स्मोलर होते जाता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो हाइपर स्मोलर होता है। अब इसी में जो एक्सचेंजर का काम है वो उसका क्या काम है, जैसे कि यहाँ बड़ा करके बताते हैं। एक्सचेंजर का क्या काम है, जैसे कि क्या होता है, यहाँ इधर क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, और इधर वाटर आयंस के लिए परमिएबल होता है। इधर से इधर आयंस निकलते हैं, ये इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं और इंटरस्टिशियल से फिर से ब्लड में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि एक्सचेंज हुआ, यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि इसमें क्या है 1200 है, यहाँ पर 300 मान लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर अपोजिट चलेगा 1200 चलेगा, तो इसलिए इस तरह का मूवमेंट होता है। चलिए कॉन्टैक्ट लेंथ मल्टीप्लायर अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले थिक पाथ को समझते हैं। थिक पाथ कौन सा है, तो हमारा ये वाला पाथ थिक पाथ है। ये क्या होता है, परमिएबल होता है आयंस का और इम्परमिएबल होता है वाटर का। तो यहाँ से सोडियम NaCl क्या होते हैं, बाहर रीऑब्जर्व हो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के से, जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या होते जाता है, हाइपोऑस्मोलर होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसके कारण ऑस्मोटिक रीऑब्जर्प्शन वाटर का डिसेंडिंग लिप में बढ़ता है। अब क्या हो गया इसमें, तो ये क्या हो गया, तो आयंस का रीऑब्जर्प्शन हो रहा है, जिसके कारण कंसंट्रेशन अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, परमिएबिलिटी वाटर का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वाटर निकलने लगता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस होता है। अब यूरिन क्या है, इंटर कर गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, वहाँ पर मेनली ये लेस कंसंट्रेटेड होता है देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इसलिए यूरिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब कहाँ कहाँ होगा, डिसेंडिंग लिम्फ में और कलेक्टिंग डक्ट में, जब वो मेदुला को छोड़ते रहेगा। ठीक है, लोअर तो यहाँ पर देख लीजिए कंसंट्रेशन कैसे हो रहा है, 300 से 1200 जा रहा है, 1200 से 300 जा रहा है, या 200-150 इतना कम हो जाता है, फिर ऊपर से नीचे जाते जाते तक फिर से 1200 हो जाता है, इसलिए इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। याद रख लीजिएगा 300 नीचे में 1200। ठीक है, ऊपर 200 है, ठीक है कंसंट्रेशन कम है, लेकिन याद करने के लिए तो ये इजी है ना। हमेशा लूप ऑफ हिनले जो होता है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेडुलरी में, और ये दोनों आपको मिलेगा कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि भाषा रेक्टा का क्या काम है। तो ये एक्सचेंजर का यहाँ से जो H2O निकलता है वो चला जाता है हमारा भाषा रेक्टा में, यहाँ से जो NaCl निकलता है वो चला जाता है भाषा रेक्टा में। तो ऐसा लगता है ना कि एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर है 300 तो यहाँ पर भी 300 रहेगा, यहाँ पे 1200 तो यहाँ पर भी 1200 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 900, 600, 500, 300, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमेशा 300 ही रहता है, मतलब 300 लेके आया है और 300 लेके जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या 300 लेके आया है, 300 लेके जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसमें भी 1200 होता है, तो इजली आपको समझ में आ गया।